हेलो डियर स्टूडेंट, मैं संतोष सर आस्था कोचिंग आजमगढ़ से क्लास 12 केमिस्ट्री के इस नए वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे दो टॉपिक पे, इवेपोरेशन एंड वेपर प्रेशर। पिछले वीडियोज में हमने आपसे जो भी डिस्कस किया है उसके आगे कंटिन्यू है। इवेपोरेशन क्या है, क्लास 10 में आपने इस टॉपिक को जरूर पढ़ा होगा। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का गैसियस स्टेट में चेंज हो जाने को हम इवेपोरेशन कहते हैं। कहने का मतलब लिक्विड स्टेट चेंज इनटू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन में एक ये डिफरेंस होता है जो आप हमेशा याद रखेंगे। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है, जबकि वेपराइजेशन लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है और सरफेस के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। कहने का मतलब इवेपोरेशन occurs at the surface of liquid, upper surface of the liquid or open surface of the liquid। तो जैसे अगर हम बात करें, सपोज करो एक कंटेनर में आपने लिक्विड ले लिया, तो जो लिक्विड के अपर सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से एनर्जी एक्वायर करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं और उस कंडीशन में इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक कर देती है और जिसके कारण ये मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में माइग्रेट कर जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं कन्वर्जन ऑफ liquid state of a substance into its gaseous state, जिसको आप क्या कह सकते हैं? वेपर। From upper surface at any temperature is known as evaporation। तो क्लियर हो गया इवेपोरेशन क्या है? लिक्विड स्टेट का गैसियस स्टेट में चेंज हो जाना इवेपोरेशन कहलाता है। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स affecting evaporation। बहुत शार्ट में डिस्कस करेंगे हम आपके साथ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे इवेपोरेशन, स्पेशली हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन कितनी तेजी से, कितनी स्पीड में होगा या स्लो में होगा, उन्हीं फैक्टर्स पे बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, नेचर ऑफ लिक्विड। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। हम दो एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपको पेट्रोल 1 लीटर दे दिया जाए और 1 लीटर वाटर, पानी, तो आप फील कर सकते हो कौन तेजी से डिसअपीयर होता है? पेट्रोल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? पेट्रोल इजीली या वेरी फास्ट चेंज इनटू गैसियस स्टेट और इट्स वेपर। तो हम कह सकते हैं कि पेट्रोल आसानी से
तेजी से वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है या इवेपोरेशन हो रहा है इन कंपैरिजन टू लिक्विड। अब रीजन पे आते हैं। आप क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा वॉन डेर वाल फोर्सेस के बारे में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में। आप जानते हो वाटर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और जो पेट्रोल में कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं किसकी कंपैरिजन में? पेट्रोल में जो कंपाउंड्स हैं उनके मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, क्योंकि वो नॉन पोलर हैं। तो नेचर ऑफ लिक्विड्स में हम हमेशा सिंपल वे में याद रखेंगे नॉन पोलर लिक्विड का रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो होता है, फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू पोलर लिक्विड। और रीजन हमने बता दिया, इसमें कौन सा फैक्टर काम करेगा? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स। जैसे हमने आपको एग्जांपल के रूप में आपको बता दिया पेट्रोल, अगर आप कंपैरिजन में कभी कभी आपसे कोई पूछ सकता है पेट्रोल देन केरोसिन है देन वाटर, ऐसे कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं। सेकंड जो है वो क्या है? सरफेस एरिया। दूसरा फैक्टर क्या है? सरफेस एरिया। जो आपने लिक्विड रखा हुआ है वो उसका जो सरफेस एरिया है वो कैसा है, कितना है। हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। सपोज करो 1 लीटर वाटर आपने ले लिया है और उस 1 लीटर वाटर को 2 अलग अलग कंटेनर में आप रखते हैं। एक आप फ्लैट सॉसर में रख दें और दूसरा किसी बॉटल में रख दें। आप देखेंगे सॉसर का वाटर तेजी से डिसअपीयर हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगी तो उनके मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ज़्यादा आएंगे और इसलिए उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? अधिक होगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। क्या कह सकते हैं? जितना अधिक सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन उतना अधिक होगा। थर्ड की बात करें टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑलरेडी जानते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स को वो इजीली ब्रेक कर सकते हैं। कहने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करता है। हम मैथमेटिकल टर्म में बात कर सकते हैं टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। हम स्पेशली पहले बार बात कर रहे हैं कि इवेपोरेशन का मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन की बात करते हैं। तो तीसरा फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन। और लास्ट में ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे ये सीजन अभी चल रहा है, रेनी सीजन है, धूप बहुत तेज होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, फिर भी हम देखते हैं कि हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, जबकि यही कपड़े गर्मी में हम इतने ही टेम्परेचर पे डालते हैं तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर तो सेम होता है बट ह्यूमिडिटी रेनी सीजन में ज़्यादा होती है और जो समर सीजन होता है उसमें कम होती है। तो कहने का मतलब ह्यूमिडिटी अधिक होने पे, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी अधिक होने पे इवेपोरेशन का रेट क्या होता है? कम होता है। ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर को हम क्या कह सकते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये 4 फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है आपका
रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के रेट को ये चार फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अगला टॉपिक है वो हमारे इवेपोरेशन से ही रिलेटेड है और आगे जो भी रूल्स वगैरह पढ़ने हैं वो उसी टॉपिक पे डिपेंड है। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है वेपर प्रेशर। ध्यान से याद रखेंगे, वेपर प्रेशर। तो अब हम आपसे डिस्कस करेंगे किसके बारे में? वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर क्या है, ध्यान से हम लोग समझते हैं। प्रेशर तो आप जानते हैं, फूड सप्लाई इन यूनिट एरिया। तो फिजिक्स की चीज है, उसी को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। सपोज करो, देखो एक कंटेनर, क्लोज कंटेनर लेते हैं, क्योंकि जब ओपन कंटेनर होगा तो क्या होगा? जो वेपराइजेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, वो वेपर माइग्रेट कर जाएंगे एटमॉस्फेयर में। तो इसलिए हमें उनको कलेक्ट रखने के लिए हम क्या करते हैं? एक क्लोज कंटेनर लेते हैं और उसमें कोई भी लिक्विड ले लेते हैं जिसका कि हमें वेपर प्रेशर की स्टडी करनी है। इस तरीके से हमने ले लिया। तो अब अभी पीछे हमने पढ़ा क्या होगा कि जो वाटर लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा कंटिन्यूअसली गैसियस स्टेट में चेंज होते जाएंगे या वेपर का फॉर्मेशन करेंगे। ये हमारा क्या है? लिक्विड स्टेट है और यहाँ पे क्या है? वेपर। और ये जो प्रोसेस है ये क्या है? इवेपोरेशन। लेकिन जब हम स्टार्टिंग में लिक्विड लेंगे तो उस कंडीशन में वेपराइजेशन का रेट, इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वेपर यहाँ कलेक्ट होगा, एक दूसरा प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होगा। कुछ अमाउंट का जो वेपर होगा वो धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में चेंज होगा और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी लिक्विड को किसी कंटेनर में लेते हैं, क्लोज कंटेनर में लेते हैं, तो वहां पे दो प्रोसेस चलेंगे कंटिन्यूअसली एक साथ, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। इनिशियली स्टार्टिंग में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन कम होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन इंक्रीज करेगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसी स्टेट आएगी जिसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। तो उस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं? एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कब होगा? हमने कहा ना कि जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या हो? इक्वल हो जाए। उस कंडीशन में यहाँ पे कुछ अमाउंट का वेपर प्रेजेंट होगा। कहाँ पे? एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो उस वेपर के द्वारा, उस वेपर से जो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा उसी को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। एट इक्विलिब्रियम द pressure applied on the surface of liquid at equilibrium, the pressure applied on the surface of liquid by vapor of liquid present at the surface of liquid is known as vapor pressure.
क्लियर हो गया? वेपर प्रेशर क्या है? वो प्रेशर जो लिक्विड के वेपर के द्वारा उसके सरफेस पे अप्लाई किया जाता है। कहने का मतलब द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर at the surface of liquid at equilibrium is known as its vapor pressure। तो वेपर प्रेशर हर लिक्विड डालता है, चाहे वो सॉल्यूशन हो या फिर प्योर लिक्विड हो, दोनों प्रेशर अप्लाई करते हैं, वेपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब अगर हम देखें तो जो इवेपोरेशन है और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन हो सकता है? जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और प्रिसाइजली हम क्या कर सकते हैं? वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। और आपने पढ़ा है क्लास 11th में कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अक्सर कंफ्यूज लोग करते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे कि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है जिस टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? वेपर प्रेशर जितना अधिक होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर का डिफरेंस उतना कम होगा। तो हम एक लिक्विड के लिए एक जनरलाइज फॉर्म में बात कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरीके से वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड की बात करते हैं। तो क्लियर हो गया? फिर से एक बार बता दें, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड directly proportional to the rate of evaporation and inversely proportional to the boiling point of liquid। ये हो गया वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में दो टर्म और आपको बता दें, क्योंकि आगे आएंगे लिक्विड के केस में। आपने वैसे छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होता है? जो इजीली वेपर प्रोड्यूस करे या गैसेस स्टेट में चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। इजीली चेंज इनटू वेपर स्टेट। वोलेटाइल इजीली चेंज इनटू वेपर। और जस्ट इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल इजीली जो चेंज ना हो, इजीली डू नॉट चेंज इनटू वेपर। तो ये दो शब्द हैं। अगले वीडियो में हम आपसे इसी में डिस्कस करेंगे, इसी वेपर प्रेशर पे से रिलेटेड एक लॉ है, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर एंड राउल्ट्स लॉ। जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे। आज के लिए थैंक यू।